देश का डेयरी किसान हर साल गर्मियों में एक ऐसे दुश्मन से लड़ता है जो खेत में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसका असर सीधा जानवरों की सेहत और दूध की बाल्टी पे पड़ता है। हाँ, हरे चारे का सूखापन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। मतलब भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश हो, लेकिन आंकड़े एक बहुत ही भयानक सच्चाई बताते हैं। अभी देश में हरे चारे में 35.6% और सूखे चारे में करीब 11% की भारी कमी है। और जब चारा कम होता है ना, तो पूरा का पूरा डेयरी का जो अर्थशास्त्र है वो चरमरा जाता है। देखिए, ये एक मौन संकट की तरह है। राइट। अगर हम लागत की बात करें तो किसी भी पशुपालक का 60 से 70% खर्च सिर्फ जानवरों के खाने पर होता है। और गर्मियों में जब खेत बंजर हो जाते हैं तो बाजार में चारे के दाम आसमान छूने लगते हैं। एकदम सही। और इसका सीधा असर ये होता है कि दूध का उत्पादन गिर जाता है, जानवर कमजोर हो जाते हैं। ये कोई छोटी अड़चन नहीं है, ये इस पूरे उद्योग की रीढ़ तोड़ रही है। तो अगर इस समस्या की जड़ मौसम की अनिश्चितता है, तो इसका एक तार्किक समाधान तो ये होना चाहिए ना कि जब बारिश में हरियाली हो, उस एक्स्ट्रा चारे को किसी तरह से बचा लिया जाए। हाँ, एक तरह से हरे चारे का अचार डाल लिया जाए। वही, मतलब एक ऐसी वैज्ञानिक विधि जिससे चारे को 1-2 साल तक सुरक्षित रखा जा सके, जिसे हम विज्ञान की भाषा में साइलेज कहते हैं, जो दूध को 10 से 20% बढ़ा भी दे। बिल्कुल, साइलेज ही वो तकनीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा विरोधाभास है यहाँ पर। अगर ये इतना ही चमत्कारी है, तो ये हर गांव में क्यों नहीं दिखता? किसान इसे क्यों नहीं अपना रहे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सही जानकारी की कमी और एक बहुत गहरा तकनीकी डर। डर? किस चीज का डर? हवा से होने वाले नुकसान का, जिसे हम एरोबिक स्पॉइलेज कहते हैं। देखिए, साइलेज बनाना घास को धूप में सुखाने जैसा नहीं है। ये सूक्ष्म जीवों के बीच की एक लड़ाई है। अच्छा, तो मतलब ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है। बहुत ज्यादा। अगर इस प्रक्रिया में जरा सी भी हवा अंदर रह गई या नमी का गणित बिगड़ गया तो पूरा चारा सड़ सकता है। कोई भी किसान महीनों की मेहनत दांव पर लगाकर ये जोखिम नहीं उठाना चाहता। राइट। तो मतलब समस्या तकनीक में नहीं, उसे लागू करने के तरीके में है। हाँ। विज्ञान के उन छोटे नियमों को समझने में है। तो आज हमारा उद्देश्य इसी विज्ञान को डिकोड करना है। बिल्कुल। अगर हम आम सूखे चारे की बात करें, जिसे हे कहते हैं, तो धूप में सुखाने से तो उसका प्रोटीन उड़ जाता है। हाँ। पारंपरिक चारे में आप नमी खत्म करते हैं, लेकिन पोषण भी सूख जाता है। पर साइलेज उल्टा काम करता है। वो कैसे? ये ऑक्सीजन के बिना होने वाली एक किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है। इसमें हरे चारे की नमी और पोषण को लॉक कर दिया जाता है। चारे की प्राकृतिक शर्करा को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया खाते हैं। अच्छा, तो ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं जो चारे को प्रिजर्व करता है। एकदम सही। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ताजे चारे का लगभग 90% पोषण जस का तस बच जाता है। क्या बात है। लेकिन अगर बैक्टीरिया को प्राकृतिक शर्करा यानी मीठेपन की जरूरत है, तो मतलब हर घास का अच्छा साइलेज नहीं बन सकता। हाँ, बिल्कुल। जिस फसल में मिठास ज्यादा होगी वो उतनी अच्छी होगी। शायद इसीलिए मक्के को इतना इस्तेमाल किया जाता है। मक्के को तो साइलेज की रानी कहा जाता है। मक्के का तना, पत्ते और खासकर उसका भुट्टा ये फर्मेंटेशन के लिए बेस्ट है। हालांकि ज्वार, बाजरा या नेपियर घास भी ले सकते हैं। लेकिन मक्के से ऊर्जा ज्यादा मिलती होगी जानवरों को। हाँ, और शर्करा ज्यादा होने से बैक्टीरिया तेजी से काम करते हैं। पर सिर्फ मक्का चुन लेना काफी नहीं होगा, कटाई का समय भी तो अहम होगा। जैसे हम घर में आम का अचार डालते हैं। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर कच्चा आम हो तो अचार अलग बनता है, ज्यादा पका हो तो गल जाता है। मक्के में भी ऐसा कोई सटीक समय होता होगा? बिल्कुल होता है। इससे हम मिल्की से डफ अवस्था कहते हैं। मिल्की से डफ, ये क्या होता है? ये वो समय है जब दाना दूधिया अवस्था से निकलकर आटे जैसी अवस्था में बदल रहा होता है। अगर किसान दाने को नाखून से दबाएं तो उसमें से दूध की पिचकारी नहीं निकलनी चाहिए और ना ही वो पत्थर जैसा सख्त होना चाहिए। वो गूंथे हुए आटे जैसा नरम होना चाहिए। अच्छा, तो अगर हम आंकड़ों में बात करें तो इस समय नमी कितनी होती है? इस वक्त नमी 65 से 70% होती है और सूखा पदार्थ, जिसे ड्राई मैटर कहते हैं, वो 30 से 35% होता है। और अगर कोई जल्दी काट ले, जब नमी 75% से ज्यादा हो? तो वो विनाशकारी होगा। ज्यादा नमी में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम नहीं कर पाते। उनकी जगह क्लोस्ट्रीडिया नाम के खतरनाक बैक्टीरिया आ जाते हैं। ओहो, तो वो क्या करते हैं? वो ब्यूट्रिक एसिड पैदा करते हैं। इसकी गंध इतनी सड़ी हुई होती है
कि जानवर चारा खाते ही नहीं, खा लें तो बीमार पड़ जाते हैं। और अगर कटाई में देरी हो गई, दाना सख्त हो गया तो तब नमी 30% से नीचे गिर जाएगी। चारा इतना कठोर हो जाएगा कि उसे दबाना लगभग नामुमकिन होगा। हवा फंसी रह जाएगी और जहां हवा होगी वहां फफूंद पनपेगी। मतलब ये 65 से 70% की नमी हर हाल में चाहिए, किसी भी कीमत पर। ठीक है, कटाई हो गई। अब इसे खेत से गड्ढे तक ले जाने का विज्ञान क्या है? सबसे पहले है चॉपिंग। मशीन से पूरे पौधे को बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। टुकड़ों का आकार क्या होना चाहिए? अगर बड़े टुकड़े हुए तो हवा फंसी रह जाएगी शायद। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए 1 से 2 सेंटीमीटर के टुकड़े बेहतरीन होते हैं। मतलब 13 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर का मिश्रण। इससे कंपैक्शन यानी दबाव बहुत अच्छे से होता है। दबाव, ये तो बिल्कुल सूटकेस में कपड़े पैक करने जैसा है। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर कपड़े बिना मोड़े ठूंस दें तो हवा रहेगी, लेकिन सलीके से रखकर सूटकेस दबा दें तो वैक्यूम बन जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। चारे को गड्ढे में 10 से 15 सेंटीमीटर की परतों में बिछाकर ट्रैक्टर से कुचला जाता है ताकि ऑक्सीजन का आखिरी कण भी बाहर निकल जाए। क्योंकि ऑक्सीजन फफूंद को जिंदा रखती है। जी, जब ट्रैक्टर दबाता है कोशिकाएं टूटती हैं, रस निकलता है और हवा बाहर हो जाती है। ऑक्सीजन खत्म होते ही फर्मेंटेशन शुरू होता है और कभी-कभी इसे तेज करने के लिए एडिटिव्स भी मिलाते हैं। एडिटिव्स मतलब बाहर से कुछ मीठा डालते हैं? हाँ, जैसे 1 टन चारे में 8 से 12 किलो शीरा या मोलासिस पानी में मिलाकर छिड़कते हैं। इससे अच्छे बैक्टीरिया तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। आजकल तो कमर्शियल बैक्टीरियल कल्चर भी आते हैं। लेकिन ये सारी मेहनत, ट्रैक्टर से दबाना, शीरा डालना, ये सब तो बेकार हो जाएगा अगर सीलिंग ठीक से ना हो। यही तो सबसे नाजुक चरण है। गड्ढे को यूवी प्रोटेक्टेड प्लास्टिक शीट से पूरी तरह एयर टाइट सील करना पड़ता है। और अगर प्लास्टिक में एक छोटा सा छेद हो गया तो? चूहों ने काट दिया या कुछ नुकीला लग गया तो तबाही। एक छोटा छेद पूरी परत बर्बाद कर सकता है। हवा जाते ही फफूंद सक्रिय हो जाती है, गर्मी पैदा होती है और ड्राई मैटर का 10 से 20% नुकसान हो जाता है। बाप रे, तो इसे रोकते कैसे हैं? प्लास्टिक के ऊपर कम से कम 5 इंच मोटी मिट्टी, रेत के कट्टे या पुराने टायर रख देते हैं ताकि हवा का कोई रास्ता ना बचे। फिर अंदर क्या होता है उस अंधेरे गड्ढे में? वहां एक रासायनिक युद्ध चलता है। बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं जिससे पीएच स्तर तेजी से गिरता है। 45 दिन में पीएच 3.5 से 4.2 तक आ जाता है। मतलब इतना एसिडिक कि कोई फफूंद जिंदा ना रहे। बिल्कुल, और चारा पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। ये तो हो गया विज्ञान, लेकिन एक सवाल है। जो बड़े फार्म हैं वो तो कंक्रीट के बंकर बना लेते हैं, पर भारत में तो ज्यादातर छोटे पशुपालक हैं। उनके लिए क्या विकल्प है? तकनीक ने इसका बहुत अच्छा समाधान दिया है। बेल्ड साइलेज या चारे की गठरियां। गठरियां? ये कैसे बनती हैं? छोटी मशीनें चारे को दबाकर 50 से 100 किलो की ठोस गठरी बना देती हैं और उसे प्लास्टिक में लपेट देती हैं। हो, तो मतलब ये पोर्टेबल है, कोई भी कहीं भी रख सकता है? जी, जिसके पास जमीन नहीं है वो भी अब बाजार से ये गठरियां खरीद सकता है। इससे तो एक नया बिजनेस मॉडल बन गया होगा। बिल्कुल, जिन्हें हम फॉडरप्रेन्योर्स या चारे के व्यापारी कहते हैं। जब मक्का सस्ता होता है 900 या 1100 रुपए क्विंटल, तो वो खरीदकर साइलेज बना लेते हैं। हाँ, और गर्मियों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इससे डेयरी उद्योग जमीन की मजबूरी से आजाद हो गया है। ये तो कमाल है। लेकिन एक आखिरी चीज, जब किसान इस साइलेज को खिलाने के लिए खोलता है तब भी तो हवा अंदर जाने का डर रहता होगा। सबसे बड़ी गलती यही होती है। इसे फेस मैनेजमेंट कहते हैं। किसान अक्सर एक साथ पूरा हिस्सा खोल देते हैं या नीचे से खुरचकर चारा निकालते हैं। नीचे से खुरचने पर तो पूरा ढेर अस्थिर हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी। और दरारों का मतलब है ऑक्सीजन का अंदर जाना। ये तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने जैसा है। ढक्कन खुला तो गैस गायब। बिल्कुल सही। भारत जैसी गर्म जलवायु में हवा लगते ही सेकेंडरी फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। चारा गर्मी छोड़ने लगता है। इसीलिए चारे को हमेशा ऊपर से नीचे शेव करना चाहिए। शेव करना मतलब एक सपाट दीवार की तरह छीलना? हाँ, ताकि हवा सिर्फ सामने की सतह तक रहे। और गर्मियों में हर दिन कम से कम 12 से 14 इंच चारा उस दीवार से निकालना जरूरी है, ताकि वो हवा के संपर्क में खराब होने से पहले ही जानवर खा लें। अच्छा, अगर ऊपरी परत पर थोड़ी फफूंद लग गई हो, काली या घूरी, तो क्या थोड़ा बहुत खिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई समझौता नहीं। अगर 5% खराब हिस्सा भी जानवर के पेट में गया तो वो उसके पाचन तंत्र यानी रुमेन को बर्बाद कर देगा। सीरियसली? इतने से हिस्से से? हाँ, इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जानवर को बीमार कर देते हैं।
दूध गिर जाता है, खराब हिस्से को तुरंत फेंक देना चाहिए। तो मतलब साइलेज सिर्फ चारा नहीं, एक सटीक विज्ञान है। अगर हम इसे समेटें तो 3 बड़े कदम सामने आते हैं। पहला, कटाई एकदम सही समय पर हो, मिल्की से डफ अवस्था में। हाँ, 65 से 70% नमी। दूसरा, कंपैक्शन और सीलिंग, 1 से 2 सेंटीमीटर के टुकड़े ट्रैक्टर से पूरी हवा निकालना और एयरटाइट सील करना। और तीसरा, फेज मैनेजमेंट, चारे को शेव करना, खुरचना नहीं। और खराब साइलेज को जानवरों से दूर रखना। अगर ये नियम माने जाए तो चारे का संकट खत्म हो सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा से एक बहुत ही पावरफुल विचार भी निकल कर आता है। देखिए, हमारे गांव में बीज बचाने के लिए सीड बैंक्स होते हैं। तो क्या हर ग्राम पंचायत में एक कम्युनिटी साइलेज बैंक नहीं हो सकता? ये बहुत ही बेहतरीन सोच है। राइट। मतलब जहां बारिश का एक्स्ट्रा चारा वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित हो और गर्मियों के सूखे में कोई भी पशुपालक वहां से चारा ले सके। ये एक कदम पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मौसम की मार से आजाद कर सकता है। पशुपालकों को इस विचार पर जरूर सोचना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।